सोचिए जरा, कैसे एक आम सी ट्रेडिंग कंपनी ने देश की सरहदों में आकर एक बेहद अमीर और विशाल देश पर पूरा कब्जा कर लिया। ये सच में किसी फिल्म की स्टोरी जैसा लगता है, पर यह हमारा इतिहास है। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए, आज इस एक्सप्लेनर में मिलकर गहराई से समझते हैं कि आखिर अंग्रेज भारत कैसे आए थे और उन्होंने कैसे एक पूरी सदी तक इस सोने की चिड़िया को एक लोहे के पिंजरे में कैद रखा। इस चर्चा में हम कुछ मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे भारत की उस अपार समृद्धि से जिसने उन्हें आकर्षित किया। फिर समझेंगे उनकी कूटनीति, पलासी का वो डिसाइसिव युद्ध, डिवाइड एंड रूल की ऐसी नीति जिसने सब तोड़ दिया, भयंकर शोषण, 1857 का वो बड़ा विद्रोह और अंत में हमारी आज़ादी का लंबा सफ़र। ये टाइमलाइन हमें इस पूरी पिक्चर को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझने में मदद करेगी। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले दौर से, सोने की चिड़िया और उसका वो आकर्षण जिसकी चमक 7 समंदर पार तक फैली हुई थी। तो पिक्चर को ऐसे देखिए, 17वीं सदी में ब्रिटेन और भारत के हालात में लिटरली जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ 17वीं सदी का ब्रिटेन था जो गृह युद्ध यानी सिविल वॉर और बहुत बड़े कृषि संकट से जूझ रहा था। वहां जरूरी चीजों की भी भारी कमी थी। दूसरी तरफ था अपना 17वीं सेंचुरी का भारत, जिसे लोग ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहते थे। यहाँ सिर्फ सोना, चांदी और हीरे ही नहीं थे, बल्कि हमारी खेती-बाड़ी भी बहुत उन्नत थी। पर सबसे बड़ा चुंबक जिसने अंग्रेजों को अपनी तरफ खींचा, वो थे यहाँ के खुशबूदार मसाले। इसी आकर्षण को देखते हुए उस वक्त की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की तरफ रुख करने का इशारा दिया। यहाँ से शुरू होता है अगला दौर, कूटनीति और व्यापार। चलिए देखते हैं उनका पहला कदम कैसे रखा गया। भारत में आना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। एक लंबा और मुश्किल सफर था ये। 31 दिसंबर 1600 को जॉन वॉट्स और थॉमस माउंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। उसके काफी बाद 24 अगस्त 1608 को उन्होंने सूरत के बंदरगाह पर आकर अपना पहला कदम रखा। शुरुआत में कैप्टन विलियम हॉकिंस ने आकर सम्राट जहांगीर से परमिशन मांगी थी, पर बात बनी नहीं। सोचिए, सिर्फ एक कारखाना खोलने के लिए उन्हें करीब 7 साल का लंबा संघर्ष करना पड़ा। फिर लगातार 3 साल तक कोशिश करने के बाद आखिरकार ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो ने जहांगीर को मना ही लिया। सूरत में उनका वो पहला कारखाना खुलना उनकी सबसे बड़ी और लगातार कोशिशों की जीत थी। अब दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त व्यापार की दौड़ में सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे, यहाँ और भी कई यूरोपियन कंपनियां मौजूद थीं। पर अंग्रेजों ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला। उन्होंने यहाँ के शाही परिवारों से कूटनीति के जरिए अपने रिश्ते बेहतर बनाए और अपनी इस बढ़िया डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके अपने जितने भी यूरोपियन प्रतिद्वंदी थे ना, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच, एक एक करके सबको गेम से बाहर कर दिया। क्यों? ताकि भारत के मसलों और बाकी चीजों पर उनकी कंप्लीट मोनोपोली यानी पूर्ण एकाधिकार कायम हो सके। अब आते हैं एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर जहां से सब कुछ बदल गया, प्लासी और सत्ता। कैसे वो सिर्फ व्यापारी से शासक बन बैठे। तो सवाल ये है कि एक बिजनेस करने आई कंपनी ने इतने विशाल देश को आखिर कंट्रोल कैसे कर लिया? जवाब एकदम सिंपल और ब्रूटल है। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने समझ लिया था कि यहाँ पहले से जो जात-पात, ऊंच नीच और आर्थिक मतभेद हैं, उन्हें एक हथियार की तरह यूज किया जा सकता है। बिना किसी सीधे टकराव के उन्होंने इन्हीं क्रैक्स का फायदा उठाया। भारतीय शाही सेनाओं के अंदर घुसकर अपने वफादार लोग तैयार कर लिए और बस अंदर ही अंदर अपनी ताकत बढ़ाते चले गए। और फिर साल आया 1757, प्लासी का युद्ध। ये वो वक्त था जिसने प्रैक्टिकली इतिहास पलट दिया। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हरा दिया। इसके बाद तो कंपनी स्ट्रिक्टली एक पॉलिटिकल सॉवरेन पावर बन गई और ये आग रुकी नहीं। देखते ही देखते सूरत, मद्रास, कैलकाटा और बॉम्बे जैसे मुख्य शहरों से होते हुए उनका कंट्रोल पूरे देश में फैल गया। उन्होंने अपने कल्चर को पुश करना शुरू किया और भारत को देखने का उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया। यहाँ से इस एक्सप्लेनर का सबसे डार्क चैप्टर शुरू होता है, शोषण और 1857 का विद्रोह। ये दौर सच में झकझोर देने वाला है। भारतीयों पर एक ऐसी खतरनाक टैक्स प्रणाली थोपी गई जिसे सुनकर ही हैरानी होती है। लोकल्स जो भी टैक्स देते थे, उसके बदले उन्हें अपने ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स कंपनी को बेचने पड़ते थे। और पता है कितने में? कुल कीमत के सिर्फ 1/3 हिस्से में, यानी 1/3।
ये कोई व्यापार नहीं था, ये तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल निचोड़ लेने की एक सोची समझी साजिश थी। लोग अपनी ही देश में अपनी ही जमीन पर गुलामी भरी जिंदगी जीने पर मजबूर थे। हालात लिटरली इतने खराब थे कि लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। बुनकरों और किसानों से जबरदस्ती 37 घंटे लगातार काम करवाया जा रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी और किसानों का अनाज लगातार बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जिस वजह से बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया। भारतीय लोग कुपोषण का शिकार थे। हालत ये थी कि लोग अपने बच्चों तक को बेचने के लिए मजबूर थे, जबकि अंग्रेज उन्हीं का अनाज बाहर भेजकर करोड़ों का मुनाफा कमा रहे थे। और अगर आपको लगता है कि लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे, तो इस नंबर को देखिए, 1 लाख से भी ज्यादा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस भयानक शोषण को बनाए रखने के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की अपनी एक विशाल प्राइवेट सेना तैयार कर ली थी। इनका काम ही ये था कि किसानों, मजदूरों और व्यापारियों पर निगरानी रखें और उनसे जबरदस्ती काम निकालें। और अगर किसी ने भी हिम्मत करके आवाज उठाई, तो उसे तुरंत जेल में डालकर भयानक सजाएं दी जाती थी। तो इन सब को देखने के बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल उठता है। लगभग एक पूरी सदी के इस बेहद स्ट्रिक्ट और डरावने शासन के बाद इतनी विशाल सेना वाली एक कंपनी ने आखिर अपना टोटल कंट्रोल खोया कैसे? उस सवाल का सीधा जवाब है 1857, पहला स्वतंत्रता संग्राम। हालांकि इस लड़ाई में भारतीयों को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा, पर दोस्तों, इस एक विद्रोह ने सालों से चले आ रहे ब्रिटिश शासन की पूरी नींव हिलाकर रख दी। इसने उनके इस भ्रम को तोड़ दिया कि कंपनी को हराया नहीं जा सकता। मंगल पांडे द्वारा शुरू की गई उस चिंगारी ने पूरे देश में आज़ादी की एक ऐसी आग जला दी जिसे दबा पाना अब शायद किसी के बस में नहीं था। इसके बाद हम अपने आखिरी दौर में आते हैं। आज़ादी का वो लंबा सफ़र। जंजीरें बदली जरूर, पर टूटी नहीं थी। 1858 में ब्रिटेन की संसद ने आखिरकार एक बड़ा स्टेप लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह भंग कर दिया। यानी रूथलेसली मुनाफे के लिए चलने वाली उस कॉरपोरेट लूट का अंत हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, देश आज़ाद नहीं हुआ था। शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में चला गया। हालांकि इस नए सिस्टम में कंडीशंस थोड़ी बेहतर थीं, पर ग्राउंड रियलिटी यही थी कि देश अभी भी गुलामी की उन्हीं जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और फिर इतने लंबे और थका देने वाले संघर्ष के बाद आखिरकार आया साल 1947। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और हमारे न जाने कितने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों की सालों की लगातार कुर्बानियों के बाद भारत को ब्रिटिश राज से मुकम्मल आज़ादी मिल गई। ये सिर्फ एक डेट नहीं थी, ये उनके अटूट विश्वास और कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से गए तो उन्होंने पीछे एग्जैक्टली छोड़ा क्या? देश के शाही खजाने पूरी तरह खाली हो चुके थे। कृषि संपदा जो कभी दुनिया में टॉप पर थी, वो कंप्लीटली तबाह हो चुकी थी। अंग्रेज यहाँ से बेहिसाब सोना, चांदी और अनमोल संसाधन अपने साथ ले गए थे। जो देश कभी सोने की चिड़िया था, उसे उन्होंने बिल्कुल इम्पोवरिश्ड स्थिति में लाकर छोड़ दिया था। हमें बस जीरो से दोबारा शुरू करना था। तो इस सब से हमने क्या सीखा? इतिहास हमें बिल्कुल साफ दिखाता है कि एक समाज के अंदर की आपसी फूट ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जिस डिवाइड एंड रूल टैक्टिक्स से अंग्रेजों ने पूरे देश पर राज किया, वो हमें हमेशा याद दिलाता है कि जब जब हम आपस में बटेंगे, बाहरी ताकतें हमारा फायदा उठाएंगी। इसलिए चर्चा को खत्म करते हुए सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या हम अपने आपसी भेदभाव भुलाकर उस एकता को हमेशा बनाए रख पाएंगे, ताकि ये इतिहास दोबारा कभी खुद को ना दोहरा सके? सोचिए इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।